बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, P3 में हमने जून 2022 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स देखते हैं। सवाल ये कह रहा है भाई, फिगर 2 शोज द पार्ट ऑफ द ग्राफ विद इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ के एक्स माइनस नाइन एंड देन माइनस टू, फिर x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज एंड k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। कहता है कि द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट a एंड हैज अ मिनिमम पॉइंट एट b एज शोन। ठीक है भाई, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ a। सिंपल सी बात है भाई, जब आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ a निकालना है तो आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व में x की जगह पुट करना पड़ेगा जीरो, बिकॉज पॉइंट a पे क्या हो रहा है कि ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। सो आपके पास जो एफ एक्स का फंक्शन है उसमें x की जगह पुट कर दें जीरो। ये आपका पार्ट ए का पार्ट वन के फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो पुट कर दें, यानी कि एफ जीरो विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ के टाइम्स जीरो माइनस नाइन एंड देन माइनस टू। ठीक है भाई, सो ये आपके पास हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस नाइन एंड देन माइनस टू। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस नाइन क्या होती है? नाइन होती है। सो नाइन माइनस टू इज सेवन। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए के पार्ट वन का। उसके बाद पार्ट टू में क्या कह रहा है भाई? पार्ट टू में कह रहा है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ के द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपने निकालना है। ठीक है ना भाई? सो ऑब्वियसली बात है यार, फंक्शन का आउटपुट जो है वो इस पॉइंट पे वो क्या होगा? फंक्शन का आउटपुट विल बी माइनस टू। ठीक है ना भाई? ये सिंपल सी स्टोरी है। अगर आप एक ओरिजिनल फंक्शन रखो, ओरिजिनल फंक्शन अगर आप रखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो उस पर जब आप सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, यानी कि इनपुट जो है वो के एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है इनसाइड अ फंक्शन, और फिर एक कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है फंक्शन लिखने के बाद, तो ट्रांसफॉर्मेशंस पे अप्लाई करो सारी। जब ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है भाई, ये पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस टू के इक्वल होगा। ठीक है ना भाई? सो ये सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। सो आप क्या करेंगे? एफ एक्स विल बी केप्ट इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है ना भाई? यानी कि मॉड्यूलस ऑफ के एक्स माइनस नाइन माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो ये माइनस टू और ये माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ के एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मॉड हटेगा। सो के एक्स माइनस नाइन विल बी इक्वल जीरो। एक्स विल बी इक्वल टू नाइन डिवाइडेड बाई के। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, जो कि इन टर्म्स ऑफ के आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू नाइन ओवर के। ये आपका पार्ट ए का पार्ट टू का आंसर हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है। क्या कह रहा है अभी सवाल? सवाल कह रहा है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ के द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी मॉड्यूलस ऑफ के एक्स माइनस नाइन माइनस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है भाई, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। मॉड ऑफ के एक्स माइनस नाइन माइनस टू इज लेस देन जीरो, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ के एक्स माइनस नाइन इज लेस देन टू। ठीक है भाई, ये हमारे पास केस नंबर वन है, जहाँ पे एक तरफ मॉड का फंक्शन और दूसरी तरफ आगे बाद एक कांस्टेंट टर्म। सो मॉड जब हटेगा, सो के एक्स माइनस नाइन विल बी लेस देन प्लस माइनस टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि के एक्स माइनस नाइन इज लेस देन टू, या फिर एक कंडीशन ये बन जाएगी कि के एक्स माइनस नाइन इज ग्रेटर देन माइनस टू। ठीक है ना? बिकॉज माइनस की साइन मल्टीप्लाई हुई है, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। सो के एक्स इज लेस देन टू प्लस नाइन, यानी कि के एक्स इज लेस देन इलेवन, यानी कि एक्स इज लेस देन इलेवन ओवर के। ठीक है भाई। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? के एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू प्लस नाइन, यानी कि के एक्स इज ग्रेटर देन सेवन, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन सेवन ओवर के। और चूंकि आपको पता है यार, ये मॉड का केस नंबर वन है, एक तरफ मॉड का फंक्शन दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म, सो आपको रूट्स की वैलिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। सो देयरफॉर आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी कि x इज ग्रेटर देन सेवन ओवर के लेस देन इलेवन ओवर के। ये आपका जो है वो पार्ट बी का जो है वो आंसर हो गया। उसके बाद कहता है गिवन दैट द लाइन y is equals to 3 minus 2x intersects the graph y is equals to fx at two distinct points। दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो एफ एक्स ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है लाइन। कौन सी लाइन? y is equals to 3 minus 2x की।
पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है भाई, बड़ी सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं y इज इक्वल टू 3 - 2x की। तो वो जो y इज इक्वल टू 3 - 2x की जो लाइन है, ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि वो पॉइंट बी से जस्ट पास करती हुई जा रही है। तो आपको पता चलेगा कि यार एफ एक्स के फंक्शन को और उस लाइन की इक्वेशन को अगर एक दूसरे के इक्वेट कर दो तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा। तो पहले तो हम ये कंडीशन रखेंगे, यानी कि मैं पहले आपके सामने एक स्केच बना देता हूँ y इज इक्वल टू 3 - 2x का, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका y इंटरसेप्ट 3 है और उसका ग्रेडियंट जो है वो -2 है। अब ऑब्वियसली बात है यार, आपको पॉइंट ए का जो y कोऑर्डिनेट है ये पता है 7। तो जब मैं y इज इक्वल टू 3 - 2x की लाइन अगर यहाँ पे बनाने जाऊंगा तो उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 3 हो जाएगा, लेट्स से वो कुछ यहाँ पे है। ठीक है भाई, और मैं एज्यूम करूंगा कि वो बिल्कुल पॉइंट बी से पास कर रही है, यानी कि पॉइंट बी जो है वो उस लाइन पे भी लाई कर रहा है। ये हमको एजम्पशन रखनी पड़ेगी पहले तो ताकि हम क्या करें, इस कंडीशन के तहत ना हम के की वैल्यू हम निकाल सकें। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। ये हमारे पास लाइन हो गई y इज इक्वल टू 3 - 2x की। ठीक है ना भाई, अब ये आपके पास जो है ये एक फिक्स्ड लाइन है, इसमें आपको सब कुछ पता है। इसमें आपको इस लाइन का ग्रेडियंट भी पता है, इसका y इंटरसेप्ट भी पता है आपको। असल जो चीज जो वेरी करेगी, जो चेंज करेगी, वो क्या होगी, k की वैल्यू चेंज करेगी और उसी की हमें सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि अभी अगर आप यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, इस कंडीशन के तहत आप k की वैल्यू पहले निकाल लो। आपको पता है कि यार पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो आपके पास -2 है ना यार, और पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या आया था, वो आपके पास आया था 9/k। अब जाहिर सी बात है यार, जिस तरह k की वैल्यूज चेंज होंगी तो पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली बात है कि चेंज होगा ना। सो वेरिएशन जो आएगा वो पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा। पहले तो हम एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट बी जो है जो कि 9/k कॉमा -2 है, ये इस लाइन y इज इक्वल टू 3 - 2x पे लाई करता है। अब जब ये y इज इक्वल टू 3 - 2x पे लाई करता है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इसको y इज इक्वल टू 3 - 2x की इक्वेशन में पुट कर दूं और इस कंडीशन के तहत मैं k की वैल्यू निकाल लूं। तो पहले मैं ये देखूंगा कि भाई जब ये कंडीशन है मेरे पास कि y इज इक्वल टू 3 - 2x की लाइन पे पॉइंट बी लाई करता है तो k की क्या वैल्यू आती है। यानी कि आप क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 9/k और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी -2। यानी कि -2 इज इक्वल टू 3 - 2 टाइम्स 9/k। तो ये क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू 3 - 18/k। यानी कि 18/k को जब सब्जेक्ट बनाया सो दिस इज इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5। यानी कि k इज इक्वल टू 18/5। 18/5 क्या होता है भाई, 18/5 होता है आपके पास 3.6। k की वैल्यू आपके पास 3.6 आ रही है। अब देखो जब k की वैल्यू 3.6 है तो आप इस बात पे गौर करो कि यार ये जो पॉइंट b का जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, ये होगा 9/3.6। ये हो जाएगा आपका 2.5। ये आपका हो जाएगा 2.5 इस कंडीशन के तहत, जो अभी आपको ग्राफ मैंने बना के दिखाया उस कंडीशन के तहत। ठीक है भाई, तो अभी आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि यार आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि वन रियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए, जिस तरह के पार्ट सी में इन्होंने यहाँ पे कंडीशन को स्पेसिफाई किया था हमारे लिए कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करे। और अभी आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि मैंने मैंने जो आपके सामने ये ग्राफ बनाया है इसमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है। अब वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आए किस तरह, अब देखो जो वेरिएशन किस चीज में आ रहा है भाई, देखो y इज इक्वल टू 3 - 2x की लाइन तो आपके पास वो सेम है। आपके पास ये जो एफ एक्स का जो ग्राफ है इसके अंदर जो आपके पास ये -2 की कांस्टेंट हम बाहर सब्ट्रैक्ट होती है ये सेम है। इनपुट ऑफ द फंक्शन में आपके पास ये जो ये -9 लिखा हुआ है ये सेम है। वेरिएशन किस में आएगा, k की वैल्यू में आएगा। भाई जब k की वैल्यू इफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है एफ एक्स के ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो इफेक्ट होगा ना यार। एफ एक्स के ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो इफेक्ट होगा। अब अगर आपको टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो आपको टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तो आप क्या करोगे,
किस तरह की वेरिएशन लाओगे? भाई पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो अपनी जगह सेम रहेगा -2, उसने अपनी जगह से हिलना नहीं है। असल जो वेरिएशन आएगी वो के की वैल्यू में आएगी। अब जब के चेंज होगा जाहिर सी बात है तो साइन ओवर के भी चेंज होगा। यानी कि जब के में वेरिएशन आएगी तो वेरिएशन सिर्फ पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट में आएगी। वेरिएशन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट में आएगी। ऑल राइट। सो अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सो एज्यूम करो आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको बात समझाने के लिए। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 3 - 2x की। ठीक है, इसका y इंटरसेप्ट जो है 3 है, और fx का जो ग्राफ है उसका y इंटरसेप्ट आपके पास क्या है 7। ठीक है ना, तो ये मैं थोड़ी ऊपर स्पेस और बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट बना दिया fx ग्राफ का। ठीक है भाई, अब सिलसिला कुछ ऐसा है, अगर अब मुझे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट कराना है। ठीक है, अब सुनना जरा बातों को और से क्या होता है। एज्यूम करो कि यार मैं ये जो पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना इसकी लोकेशन चेंज कर दूं। यानी कि ये जो, जब के की वैल्यू आपके पास 3.6 आई है तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 है। मैं एक काम करता हूँ यार, पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा पहले ले आता हूँ। यानी कि 2.5 से पहले इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं तो ऑरेंज पेन। इसको मैं थोड़ा लेफ्ट पे लेकर आ जाऊँ। अब जब इसको मैं लेफ्ट पे लेकर आऊंगा तो क्या होगा देखना जरा। हाँ, इसको जब मैं लेफ्ट पे लेके आऊंगा थोड़ा, लेट्स से यहाँ पे ओरिजिनली जो है वो जो मैंने आपके सामने जो पहला वाला ग्राफ बनाया हुआ है उसमें के की वैल्यू जब 3.6 है तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2.5 है। पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2.5 है। ठीक है भाई, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2.5 से थोड़ा लेफ्ट पे पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट रखना चाह रहा हूँ। लेट्स से कुछ यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ विद ब्लू पेन। ठीक है, और पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका सेम रहेगा। अब जब पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 था तो वाई कोऑर्डिनेट क्या था -2। लेट से वो कुछ यहाँ पे बहुत ही कोई मतलब रफ सा स्केच बनाया, कोई एक्यूरेट नहीं बना रहा मैं। ठीक है ना भाई। सो पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट ने तो सेम रहना है ना यार। पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट ने सेम रहना है, -2 अपनी जगह -2 रहेगा। तो अब जब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी यहाँ पे आ गया है तो पॉइंट बी कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बना देता हूँ। सो ये कुछ ऐसे बना दिया मैंने, बहुत ही कोई रफ्ता स्केच। अब आंखें क्या बता रही हैं आपकी? आपकी आंखें बता रही हैं कि यार टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। आपकी आंखें बता रही हैं कि एफ एक्स ग्राफ में और इस लाइन y इज इक्वल टू 3 - 2x के बीच में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ मैं आपके सामने और बनाता हूँ। बहुत ही कोई रफ सा, कोई एक्यूरेट नहीं बनाना मैं। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3y इंटरसेप्ट है किसका, लाइन का, y इज इक्वल टू 3 - 2x का। पहले मैं लाइन यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे ओरिजिनली जो है वो पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे रखा 2.5, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपके पास -2 है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ को ऊपर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और ये इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट है 7, वो अपनी जगह बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो, ये जो पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 था ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी। ये कब आया था, जब के की वैल्यू 3.6 थी। अब एक काम करते हैं, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं कि 2.5 से बड़ा है, यानी कि इसको एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज टुवर्ड्स राइट। सो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ विथ ऑरेंज पेन। कुछ यहाँ पे, मतलब यूं समझो कि पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर है। भाई वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा ना यार पॉइंट बी का, तो वो कुछ यहाँ पे समझो, ये पॉइंट बी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, पॉइंट बी आपका जो है वो यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट बी की दूसरी लोकेशन मैंने यहाँ पे बना दी। ये फिर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है। तो अब आपकी आंखें बता रही हैं कि यार एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अब मैं आपके सामने ये जो y इज इक्वल टू 3 - 2x, y इज इक्वल टू 3 - 2x को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, अब आपके पास एक बड़ी क्लियर पिक्चर दिख रही है कि यार एक भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने तीन ग्राफ बन गए। एक ग्राफ वो जो कि ओरिजिनली सवाल में बना के दिया हुआ था उस पे मैंने वो एजम्पशन रखी कि वन रियल सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन, एक जगह से खाली वो इंटरसेक्शन शो हो, यानी कि एक रूट खाली शो हो।
फिर मैंने आपके पास एक ऐसी कंडीशन बनाई जिसमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो कि सवाल में एक्चुअली ये कंडीशन मांगी गई है। और फिर आप लोगों की आसानी की खातिर, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के गर्ज से, मैंने एक ऐसी कंडीशन बना दी कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो हमें क्या चीज देखनी है? हमें ये देखना है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे अलग से बनाई, जिसको भी मैंने शेड किया आपके सामने। तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि ये जो सवाल में आपसे कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए, मुझे यार एक बात बताओ कि ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स किस तरह अचीव होंगे जब आपका पॉइंट बी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट पर आ जाएगा। ऐसा ही है भाई, इस बात से इत्तेफाक करते हैं। पॉइंट बी जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे है, जिसको मैं एक ग्रीन हाइलाइटर से यहाँ पे मार्क किया जस्ट, जो सवाल में जो ग्राफ बना हुआ है और उस पे जो मैंने लाइन बनाई है, पॉइंट बी जब अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, ठीक है, तो जाके आपको दिखेगा कि यार टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना। तो यार पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट को कम करना है। आसान अल्फाजों में बात समझाऊं मैं, तो हमने ये कंडीशन कब अचीव होगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाली? जब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज डिक्रीज्ड। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है ना? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज डिक्रीज। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी है क्या? 9/k है। यार मुझे एक बात बताओ, जब 9/k को आपने डिक्रीज करना है, पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट को डिक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है यार के की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी ना यार। ठीक है। तो ये जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया था पहले, जो कि ओरिजिनल ग्राफ सवाल में दिया हुआ था, उस पे जो मैंने कंडीशन एज्यूम की कि एक सॉल्यूशन हो खाली, ठीक है, लाइन y इज इक्वल टू 3 - 2x जो है वो एफ एक्स ग्राफ को एक जगह से जस्ट मीट करके जाए, उस कंडीशन में k की वैल्यू आपके पास 3.6 आई थी। तो अब k की वैल्यू को इंक्रीज करना है। k की वैल्यू आप 3.6 से जितनी इंक्रीज करते रहोगे, पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। लिहाजा के को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। के इज ग्रेटर देन 3.6। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज ग्रेटर देन 3.6। जब हम के इज ग्रेटर देन 3.6 रखेंगे, तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है भाई, ये इसकी इलस्ट्रेशन है डिटेल में। जितनी डिटेल में इसकी इलस्ट्रेशन में यहाँ पे दे सकता था मैंने दी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ग्राफ के सॉफ्टवेयर पे ये चीजें स्केच करके दिखाता हूँ। ये तो अभी मैंने मैनुअली यहाँ पे स्केच करके दिखाया आप लोगों की आसानी के लिए। अब ग्राफ के सॉफ्टवेयर पे आपको लेकर आता हूँ, और फिर आपको मैं यही चीज ग्राफ के सॉफ्टवेयर पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है भाई? अच्छा भाई, तो ये मैंने आपके सामने आईपैड की स्क्रीन शेयर की। अब मैं ग्राफ के सॉफ्टवेयर पे आपको लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, स्केच बना लेता हूँ y इज इक्वल टू 3 - 2x का। ठीक है भाई? और फिर उसके बाद मैं ग्राफ बना लेता हूँ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ के एक्स -9 एंड देन -2। के की वैल्यू अभी मैं 3.6 लिखूंगा, 3.6 रखूंगा। ठीक है? सो 3.6 x - 9 ये मॉड के अंदर है, एंड देन -2। तो आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि ये रहा पॉइंट बी। ठीक है ना? जो कि 2.5 -2 है, और अभी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे ही मैं के की वैल्यू 3.6 से बढ़ा दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे 3.62 कर दूं इसको, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो के की वैल्यू जिस तरह हम 3.6 से बढ़ाते रहेंगे, लेट्स से 4 कर दें, कुछ भी कर दें, जितना भी बढ़ा दें, आपको हर हाल में दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दिखेंगे ना। लेकिन जहां पे मैं 3.6 से जरा सा कम कर दूंगा, तो क्या होगा? एक भी इंटरसेक्शन नहीं दिखेगा। लेट्स से इसको हम कर देते हैं 3.3 कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यार एक भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगर सवाल आपसे ये पूछता कि फाइंड द रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच देयर आर नो सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 2x, ठीक है, तो फिर आप बोलते उस केस में फिर क्या होता? अगर ये कंडीशन होती कि कोई सॉल्यूशंस ना हो, इसके तहत आप रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बताओ, तो फिर आप बोलते कि के इज लेस देन 3.6 होता। ठीक है भाई? लेकिन इस कंडीशन में जो हमें सवाल में रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम 3.6 से जरा सा बढ़ा दें अगर,
तो आपको पता है कि 3.6 से आप जितना भी बढ़ाते रहोगे आपको दो इंटरसेक्शन देखेंगे। लेट्स से अगर इसको 3.6001 कर दूंगा, बहुत ज्यादा जूम इन करूँ तो जाके आपको दिखेगा कि यार दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। आई होप बात समझ आ रही है, नहीं आ रही तो पूछ लेना ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है वो ये आपका जो है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल ये कह रहे हैं भाई कि द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ, फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/4। ठीक है भाई, show that k f dash x is equals to k multiplied by 5x square plus 9x minus 2 divided by 4x plus 9 whole thing raised to the power half, where k is a where k is an integer to be found। ठीक है भाई, सो एफ एक्स आपके पास क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालने के लिए वी विल यूज द प्रोडक्ट रूल। ठीक है भाई, सो एफ एक्स आपके पास इस फॉर्म में है u मल्टीप्लाई बाय v। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, u टाइम्स v डैश प्लस v टाइम्स u डैश। ठीक है भाई, सो u को हम ले लेते हैं, u इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो u डैश क्या हो जाएगा भाई, u डैश विल बी इक्वल्स टू 5 जस्ट एक कांस्टेंट टर्म है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको एज इट इज लिख दिया। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा जस्ट। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2x हो गया, यानी कि u डैश इज इक्वल्स टू 10x। v क्या है भाई आपके पास, v इज इक्वल्स टू 4x+9 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। तो v डैश क्या हो जाएगा भाई, v डैश विल बी इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ -1 यानी कि माइनस हाफ, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4x+9 का डेरिवेटिव जो कि 4 हो जाएगा। सो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर -हाफ। ठीक है भाई, मतलब के v डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि अब क्या करना है, u v डैश प्लस वी यू डैश। तो u मल्टीप्लाई बाय v डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। ठीक है भाई, ये आपने लिखा यू वी डैश एंड देन प्लस वी यू डैश लिख देंगे, यानी कि 4x+9 होल थिंग इज रेज टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 10x। ठीक है भाई, सो फार यू हैव अचीव्ड दिस थिंग। ठीक है भाई, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे जो है वो एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिख देता हूँ। तो अब मैं काम करता हूँ अगले स्टेप में, कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। तो हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे एज सिंगल फ्रैक्शन, यानी कि एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ, दिस विल बी द एलसीएम। ठीक है भाई, सो 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ जो है वो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाके आपके पास ये 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ आ रहा है। तो ये न्यूमरेटर भी पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड देन प्लस की साइन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जो है वो 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ से पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके आपके पास ये 4x+9 होल थिंग रेज टू द पावर हाफ आएगा। तो ये पूरा न्यूमरेटर जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा न्यूमरेटर जो है वो
4x प्लस 9 होल थिंग रेस टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले आपके बाद आ जाएगा 10x एंड देन मल्टीप्लाई बाय, भाई ये 4x प्लस 9 होल थिंग रेस टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 9 होल थिंग रेस टू द पावर हाफ। इसका मतलब 4x प्लस 9 होल थिंग रेस टू द पावर हाफ प्लस हाफ यानी कि 1, इंडाइसिस के लॉ के हिसाब से। ठीक है ना भाई, ये सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। आगे आपको पता है क्या करना है, आपने एक्सपेंड करा देना है न्यूमरेटर को एंड देन टर्म्स को सिंप्लीफाई करा देना है, और ऐसी टर्म कॉमन ले लेनी है, ऐसी टर्म आप न्यूमरेटर में फिर कॉमन ले लोगे कि सच डेट आपके पास यहाँ पे 5x² प्लस 9x-2 बच जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 10x² माइनस 20, ठीक है, प्लस 40x², 40x² प्लस 90x, and this is divided by 4x plus 9 whole thing is raised to the power half। ठीक है भाई, तो ये 40x² प्लस 10x² 50x² हो गया, यानी कि 50x² प्लस 90x and then minus 20, this whole thing is divided by 4x plus 9 whole thing raised to the power half, यानी कि न्यूमरेटर में आप ले लें 10 को कॉमन, सो टेकिंग 10 एज कॉमन, ये वर्किंग कर रहा हूँ विद ब्लू पेन, taking 10 as common multiplied by 5x square plus 9x minus 2 divided by 4x plus 9 whole thing raised to the power half। तो कंपैरिजन करें तो साफ पता चलता है भाई k की वैल्यू इज 10, देयरफॉर आप बता देंगे k इज इक्वल्स टू 10। ठीक है भाई, ये आपका जो है पूरा एफ डैश एक्स का फंक्शन हो गया। क्लियर है भाई, ये आपका जो है वो पार्ट ए हो गया। उसके बाद पार्ट बी कह रहा है भाई हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फंक्शन को 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो ये पार्ट ए की जितनी वर्किंग है ये मैं रिमूव कर दूं यहाँ से। मैं भी रेस कर दिया काफी है, इस बॉक्स के अंदर मैं वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है भाई, सो एफ डैश एक्स विल बी केप्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि आपके पास जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 5x² प्लस 9x minus 2 divided by 4x plus 9 whole thing raised to the power half, this will be equated to 0। यानी कि 4x plus 9 whole thing raised to the power half जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5x² प्लस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि 5x² प्लस 9x माइनस 2 को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0/10। यानी कि आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, 5x² प्लस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये सारी यहाँ पे कहानी है। तो 5 टाइम्स 2 हो गया 10, 10 को लिखने का एक तरीका है 10 टाइम्स 1, सब्ट्रैक्शन करके 9 लेकर आना है, यानी कि 5x² प्लस 10x minus x minus 2 and this whole thing is equal to 0। यानी कि taking 5x as common multiply by x plus 2, taking minus 1 as common multiplied by x plus 2 and this whole thing is equal to 0। Therefore x plus 2 multiplied by 5x minus 1 and this is equal to 0। Therefore x is equals to minus 2 and x is equals to 1/5। These are the values of x for which f dash x is equals to 0। This is supposed to be your answer। x is equals to minus 2, x is equals to 1/5। ठीक है भाई, ये आपके हो गए यहाँ पे, ये आपका पार्ट बी में 1 मार्क हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है भाई कि फिगर 3 शो द स्केच ऑफ द कर्व सी विद इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में फिगर। कहता है द कर्व हैज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट, द कर्व हैज अ लोकल मैक्सिमम एट द पॉइंट बी, लोकल मैक्सिमम। ठीक है ना भाई, यहाँ पे dy/dx विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p।
हमें जो है वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स जब इक्वल टू जीरो आपने रखा था, मतलब क्यों कह लो कि आपके पास ये जो है फिगर 3 जो है ये क्या दिखा रहा है, y इज इक्वल टू एफ एस का कर्व। एफ डैश एक्स का फंक्शन आपने निकाला, उसको जब जीरो के इक्वेट किया तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई, एक आई -2 और एक आई 1/5। सो ऑब्वियस सी बात है यार कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास होगा -2। पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -2। आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यानी कि x की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पे -2 है। आउटपुट ऑफ द फंक्शन निकालना है, यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व जो एफ एक्स की फॉर्म में, एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां -2 पुट कर देंगे। ये सिंपल सा काम करना है आपने। ठीक है भाई, यानी कि ये हो जाएगा f-2 का मतलब भाई एफ एक्स क्या आपके पास, ये मैं पहले एफ एक्स लिख दूं पूरा, हाँ इस पेज पे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -2, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -2 एंड देन multiplied by 4x plus 9 whole thing raised to the power half, 4x plus 9 whole thing raised to the power half। तो f-2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 का स्क्वायर देन -2, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स -2 प्लस 9 होल थिंग इज रेज्ड टू द पावर हाफ। तो ये कहानी है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 4 -2 जो है वो 2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास -8 प्लस 9 यानी कि 1, और 1 की पावर हाफ होता है जस्ट 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10। देयरफॉर पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2, 10। 2 मार्क्स फॉर दिस थिंग। ठीक है भाई, उसके बाद कहता है कि द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय gx is equals to 2 times fx and then plus 4 where x is greater than or equals to -9/4 less than or equals to 0। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है ऐसी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -9/4 है, लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। फाइंड द रेंज ऑफ जी। जी एक्स का फंक्शन जो है वो इस तरह होगा कि एफ एक्स पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगी, और दूसरी एक बात ये कि सिर्फ अब इस डोमेन के लिए बन रहा होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -9/4 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना भाई। सो सिर्फ इतना ग्राफ बन रहा होगा, यानी कि जी एक्स आ किस तरह रहा है आपके पास, जी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एक्स एंड देन प्लस 4। जी एक्स ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह आ रहा है कि जी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एक्स एंड देन +4, यानी कि पहले स्ट्रेच हो रहा है इन दी वाई डायरेक्शन विद फैक्टर 2 एंड देन ट्रांसलेशन बाय द कॉलम वेक्टर 0 4 हो रही है। दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं। सो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे सीक्वेंस अभी बताया आपको। ठीक है भाई, तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि पहले एक काम करो कि आप एफ एक्स की रेंज देख लो। आप एफ एक्स की रेंज देख लो, अगर डोमेन इस तरह रिस्ट्रिक्टेड होती एफ एक्स पे, यानी कि सबसे पहले आप एफ एक्स की रेंज निकालो। पहले आप क्या करो, रेंज ऑफ एफ एक्स निकालो। इफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स वॉज लाइक दिस दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/4 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि जितना ग्राफ मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। सो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 10, यानी कि पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट। आप यहाँ पे ये वाला वाई कोऑर्डिनेट निकालें, यानी कि इस ग्राफ का आप वाई इंटरसेप्ट निकालें, यानी कि एफ एक्स फंक्शन में एक काम करें, एक्स की जगह आप पुट कर दें 0। एक काम करें, एफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट करें, जल्दी से पुट करें, यानी कि 5 टाइम्स 0 स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 0 एंड देन +9 एंड देन होल थिंग इज रेज़ टू द पावर हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर हाफ। 9 की पावर हाफ वही 3 होता है। सो ये 5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। सो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये -30 हो गया। ठीक है भाई, पता चला यार आपके पास f0 की वैल्यू जो है वो -30 आ गई। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप एफ एक्स की रेंज देखो। एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, आपकी आंखें बता रही हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -30
लेस देन और इक्वल टू 10। अब जी एक्स किस तरह बन रहा है कि भाई एफ एक्स पे दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं। तो पहले जब आप स्ट्रेच करोगे इन दी वाई डायरेक्शन विद फैक्टर 2, तो क्या होगा, 2 जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल रेंज इफेक्ट होगी क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट्स इफेक्ट होंगे। तो 2 टाइम्स एफ एक्स की रेंज देखो तो फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -60, लेस देन और इक्वल टू 20 हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद आपने 4 की एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी है। सो ये 2 टाइम्स एफ एक्स एंड देन +4, इसकी रेंज क्या हो जाएगी भाई, -60 में आप क्या करोगे, -60 में जो है 4 ऐड कर दोगे तो ये -56 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 24 हो जाएगा। सो ये 2 टाइम्स एफ एक्स एंड देन +4 ये है कि एक्चुअली ये जी एक्स का फंक्शन है ना भाई, ये जी एक्स है। सो जी एक्स की रेंज क्या हो गई, जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -56, लेस देन और इक्वल्स टू 24। दिस इज सपोज टू बी योर आंसर, रेंज ऑफ जी एक्स। ठीक है भाई, ये यहाँ पे कहानी थी। सो जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -56, लेस देन और इक्वल्स टू 24। ये आपका पार्ट डी हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6।